हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। और यह अधिनियम चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था, उस निर्णय के बाद जो है गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के अनुसरण में इसे अधिनियमित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लैंगिक जो शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, उससे उनका संरक्षण करने के लिए और उनको एक गरिमामय उपस्थिति या गरिमामय माहौल बनाए रखने के लिए कार्यस्थल पर इस अधिनियम को यहाँ पर बनाया गया है और इसका उल्लंघन करने पर जो पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो इसी के संदर्भ में हम जो भी प्रावधान हैं इनको हम देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वो एमसीक्यूज के रूप में बनाए जा सकते हैं, उनको हम देखेंगे। जितनी धाराएं हैं उन सभी धाराओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले जो है हमारे चैनल पर आपको तमाम जो वीडियो हैं मिल जाएंगे, खास करके जो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में 9 माइनर एक्ट हैं, उनसे संबंधित साथ साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं पीसीएसजे की, जिन राज्यों की, वहाँ के जो लोकल और माइनर मेजर एक्ट हैं, उन सबसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रश्नों को देखते हैं और इसके सभी धाराओं को भी इसी के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि यह जो अधिनियम बनाया गया, यह अधिनियम कब बनाया गया और इसके संबंध में एक जो केस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। वह यह है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, यह 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर मामला ये था कि इस मामले में नैना कपूर और उनके संगठन संगठन का नाम है साक्षी, इसके नेतृत्व में विभिन्न महिला समूहों ने कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राजस्थान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आधार पर एक पीआईएल दायर किया था। अब यह किस आधार पर दायर किया गया था, इसमें मामला क्या था, चूंकि जो विशाखा जो केस है वहाँ मामला क्या था। तो 1990 के दशक में राजस्थान राज्य सरकार की कर्मचारी थी भंवरी देवी। ये जो है महिला बाल विकास कार्यक्रम के तहत एक कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के तहत बाल विवाह को रोकने की कोशिश करती थी और उसका जमींदारों के द्वारा उस महिला का रेप किया गया। सामंती पितृ पुरुष जो था, समाज था, उससे नाराज था और वे उसे सबक सिखाने के साथ साथ के लिए उसके साथ बार बार उसके साथ रेप किया गया और पीड़िता को राजस्थान हाई कोर्ट से कोई भी न्याय नहीं मिला और जो अपराधी थे उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद जो है महिला समूहों और गैर सरकारी संगठनों ने विशाखा सामूहिक मंच के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया, दिशा निर्देश दिया, जिसके अनुसरण में भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया 2013 में। अब जो विशाखा गाइडलाइन है वह क्या थी, उसको भी जानना हमें जरूरी है, क्योंकि उसी गाइडलाइन के अंतर्गत जितनी बातें बताई गई थी उन लगभग सभी को आपको इस संहिता के अंतर, इस धारा के अंतर, अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में देखने को मिलेगा। तो विशाखा गाइडलाइन भी आपसे पूछा जाता है कई बार डायरेक्ट आपसे इस अधिनियम के प्रावधानों को धारा वाइज पूछ लिया जाता है, या कई बार आपसे विशाखा गाइडलाइन में कौन सी बातें थी कौन सी नहीं थी इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन से कार्य हैं जो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत, सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो विशाखा मामले में यह बताया गया कि किसी महिला को गलत तरीके से छूना या छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना या घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए उससे कहना, अश्लील टिप्पणी करना, यौन इशारे करना, अश्लील चुटकुले सुनाना या उसको अश्लील चुटकुले भेजना, पोर्न फिल्म फिल्म दिखाना, या ये सारे जो कार्य हैं वह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान को आंतरिक परिवार कमेटी या आंतरिक परिवार समिति का बनाना अनिवार्य है और उस समिति की जो अध्यक्ष होगी वह एक महिला होगी और यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो सदस्य होंगी वो भी महिलाएं होंगी। यौन शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे जो एनजीओ है उसकी एक महिला प्रतिनिधि को भी उस कमेटी में शामिल करना आवश्यक है, जरूरी है। इसके साथ साथ संस्थान में काम करने वाली कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत जो है इस कमेटी को कर सकती है और उस कमेटी उस शिकायत की जांच 90 दिन के भीतर करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा संस्थान सुलह के लिए न तो शिकायतकर्ता महिला पर कोई दबाव बनाएगी और न ही कमेटी के किसी सदस्य को दबाव में लेने की कोशिश करेगी। इतने महत्वपूर्ण जिसमें गाइडलाइन जारी किया गया था, अभी सभी को आप इस अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे, पढ़ेंगे।
कमेटी अपनी जांच में अगर किसी को आरोपी पाती है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता या वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत वहां पर कार्रवाई की जाएगी। सभी संस्थानों की जो अ, यह कमेटी है आईसीसी को हर साल एक बार अपने पास आई शिकायतों का लेखा जोखा और कार्रवाई के विवरण को एक रिपोर्ट के रूप में सरकार के पास भेजना होता है। अगर पीड़ित महिला कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह पुलिस में भी इसकी शिकायत कर सकती है। अब आइए हम यहाँ पर, यह तो हमने देखा कि विशाखा गाइडलाइन में जो मुख्य मुख्य बातें थी वह क्या थी और क्या उसके तहत प्रावधान किया गया। अब इसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम के जो प्रावधान है वह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और कौन कौन से प्रावधान हैं। उस पर हम एमसीक्यूज के रूप में प्रश्नों के माध्यम से इसको देखेंगे, हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब जो है मिली है, कब प्राप्त हुई है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से तात्पर्य यह है कि कब यह अधिनियम जो है वह बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि जो जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है उसी तारीख को यह अधिनियम जो है वह बन करके तैयार माना जाता है। तो 22 अप्रैल 2013 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, अर्थात यह अधिनियम बन करके पूरी तरीके से तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित पीड़ित महिला से क्या तात्पर्य है। तो पीड़ित महिला या व्यथित महिला, इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो परिभाषा जो है धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। तो परिभाषा अमूमन सभी संहिताओं में, सभी अधिनियमों में आप धारा 2 के अंतर्गत ही पाएंगे। अमूमन यह सामान्य नियम नहीं है, कई प्रकार बार जो है आप धारा 3 में भी देखते हैं। तो परिभाषा जो है, पहली परिभाषा है धारा 2 के अंतर्गत 2A के अंतर्गत व्यथित महिला या पीड़ित महिला की। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी महिला जो पीड़ित महिला कहलाएगी किसी कार्यस्थल के संबंध में महिला जो नियोजित हो या नहीं हो, किसी निवास या गृह में नियोजित महिला है, किसी महिला जो है किसी भी आयु की हो सकती है, चाहे वो वयस्क हो या अवयस्क हो। तो यहाँ पर जो महिला के अंतर्गत जो पीड़ित महिला है वह यह सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके पहले आप धारा 1 को देख लेंगे तो धारा 1 में चूंकि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ सभी का रहता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत भी धारा 1 में वही प्रावधान है। धारा 2 के अंतर्गत पहली परिभाषा पीड़ित महिला या व्यथित महिला की है। दूसरा प्रश्न है कि व्यथित महिला को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 2A, जैसा कि आपने देखा कि यह पीड़ित महिला को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन घरेलू कर्मकार को कहां पर परिभाषित किया गया है। तो घरेलू कर्मकार को जो है धारा 2E के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं आगे के प्रश्नों में हम इसको देखेंगे। और इसी के साथ साथ आप डी को अगर देखेंगे 2D, यहाँ पर जिला अधिकारी को जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कर्मकारों में ऐसी महिला शामिल नहीं की जाएंगी। तो घरेलू कर्मकार की परिभाषा जो है धारा 2E के अंतर्गत आपने देखा यहाँ पर दी गई है और इसमें कौन सी महिला है जो नियोजक के परिवार की सदस्य न हो। तो जो नियोजक के परिवार की या नियोजक के कुटुंब का सदस्य है नहीं है, वह जो है घरेलू कर्मकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर उसके घर का कोई सदस्य है, वह जो है घरेलू कर्मकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो साधारण सी बात है, हमसे पूछा जा रहा है कि घरेलू कर्मकार में कौन सी महिला शामिल नहीं है, तो जो उसके परिवार के सदस्य नहीं हो। दूसरा है जो नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करे, जो अस्थायी आधार पर नियोजित हो। यह जो है सभी व्यक्ति पहला, तीसरा और चौथा यह घरेलू कर्मकार के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन अगर उसके परिवार की ही कोई सदस्य है तो वह जो है घरेलू कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा जो है 2N के अंतर्गत दी गई है और यहाँ पर जो हरासमेंट है वह शारीरिक संपर्क, फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वह लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। तो परिभाषा धारा 2N के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार शामिल है। तो कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग करना या अनुरोध करना, लैंगिक टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर शाब्दिक
आचरण करना, यह सभी जो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यह प्रश्न जो है कई बार आपसे पूछा जाता है, चूंकि जो छोटे-छोटे अधिनियम होते हैं, उसमें जो धाराएं होती हैं कई बार वो पूछ ली जाती हैं। तो इसमें कुल ध्यान रहे 30 धाराएं हैं। अगर अध्याय की बात आती है, तो अध्याय जो है इसमें कुल 8 हैं। 8 अध्याय और 30 धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। अगला प्रश्न है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का संबंध किस केस से है? यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, खास करके जो जीएस के प्रश्न होते हैं, जहां पर इस अधिनियम से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि यह डायरेक्ट यह पूछा जाता है कि किस अधिनियम का संबंध किस केस का संबंध किस अधिनियम से है। तो यहाँ पर आपने शुरू में ही देखा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जो केस है, वह महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित है और इसी केस के बाद इस अधिनियम को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से नहीं है? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, यह इससे संबंधित है इसी अधिनियम से, लेकिन अनुच्छेद 122 जो है इसका संबंध इस अधिनियम से नहीं है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल के अंतर्गत आता है। तो कार्यस्थल की परिभाषा आप देखेंगे धारा 2 ओ के अंतर्गत दिया गया है और कार्यस्थल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अस्पताल है, नर्सिंग होम है जहां पर जो महिला है वह कार्य कर रही है, कोई निवास गृह है अर्थात किसी घर में अगर कोई कार्य कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का कोई स्थान है, स्टेडियम है, यह सभी स्थान जो है कार्यस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब आपको धारा जो है 2 ओ को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमामय कार्य करने का अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय पर भारत सरकार के द्वारा कब अनुसमर्थन दिया गया था? क्योंकि एक अभिसमय है, कन्वेंशन है, इस पर जो है भारत सरकार ने भी अपना अनुसमर्थन दिया है और उसी के अनुसमर्थन के अनुरूप हर जो भी सदस्य उस अनुसमर्थन के उस अभिसमय के कन्वेंशन के पक्षकार थे, सभी सदस्य देशों को अपने यहाँ इस प्रकार के जो कार्यस्थल के पर जो लैंगिक उत्पीड़न है उसके निवारण के लिए कार्य करना होता है, प्रयास करना होता है। तो भारत भी उस पर अपना जो हस्ताक्षर है वो 25 जून 1993 को बहुत पहले ही कर चुका था और उसी के अनुसरण में भारत में भी कानून बनाया जाना था। उसके बाद जो है यह विशाखा का केस आया और उस केस ने भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की हलचल मचाई समाज में। उसके बाद जो है सरकार को इस पर इस अधिनियम को बनाना पड़ा। तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर जो अनुसमर्थन है वो 25 जून 1993 को दिया था। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न किसे माना जा सकेगा? तो लैंगिक उत्पीड़न किसे माना जा सकेगा? तो जैसा कि आपने देखा 2 एन के अंतर्गत इसी परिभाषा दी गई है और स्त्री को नियोजन में अहितकर व्यवहार की धमकी देना, उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अपमानजनक आचरण करना, ये सारे कार्य जो है लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं या लैंगिक उत्पीड़न इसको माना जा सकता है। तो लैंगिक उत्पीड़न में जैसा कि आप देख रहे हैं धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या आ रहा है कि स्त्री के नियोजन में अधिमानी व्यवहार का या अंतर्निहित या अस्पष्ट वचन देना, स्त्री के नियोजन में अहितकर व्यवहार या उसकी स्पष्ट धमकी देना, स्त्री की वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में कोई कार्य करना या धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई अपमानजनक आचरण करना, ये सारे कार्य जो है लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं धारा 3 के अनुसार। प्रश्न है, आंतरिक परिवार समिति का गठन करने के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो आंतरिक परिवार समिति जिसे आप कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन जो है इसके संदर्भ प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है और यह प्रत्येक जो नियोजक है, जो व्यक्ति किसी कर्मचारी को अपने यहाँ नियोजित करते हैं, उन प्रत्येक नियोजकों का यह दायित्व है कि वह अपने यहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन करें। अगर वह ऐसा गठन नहीं करते हैं तो धारा 26 को देखेंगे, यहाँ पर
इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है और दंड कितना होगा? 50,000 रुपए। अगर जो नियोजक अपने कार्यस्थल पर जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं करता है तो ऐसा जो नियोजक है वह 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। तो प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अब आंतरिक परिवार समिति जो है का गठन कैसे होगा? इस पर हम प्रश्न देखते हैं। तो आंतरिक परिवार समिति के गठन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला उसकी पीठासीन अधिकारी होगी। तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो जो वहां पर कार्य कर रही महिला है उसी में से अगर कोई मोस्ट सीनियर महिला है तो वही उसकी पीठासीन अधिकारी होगी। कर्मचारियों में से कम 2 ऐसे सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य का अनुभव या विधिक ज्ञान है। तो यह क्या होंगे? उसके सदस्य होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि नाम निर्देशित सदस्यों की कुल संख्या का आधा सदस्य महिलाएं होंगी और आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और नाम निर्देशित सदस्य 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे। तो यही जो कथन है यह गलत है कि वह 5 वर्ष तक अपना पद धारण नहीं करेंगे बल्कि 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। 3 वर्ष तक जो है अपना पद धारण करेंगे। कौन? तो चाहे उसका पीठासीन अधिकारी हो चाहे उसके सदस्य हो, यह जो है 3 साल का उनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है आंतरिक परिवार समिति के पीठासीन अधिकारी या सदस्य को उनके पद से हटाने का आधार नहीं है। तो आंतरिक जो परिवार समिति है उसके पीठासीन अधिकारियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। अब हटाने के संबंध में जो प्रावधान है आप देख रहे हैं धारा 4 के अंतर्गत ही दिया गया है। 4 का जो खंड 5 है इसी में दिया गया है और खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि उनका कार्यकाल 3 साल होगा लेकिन 3 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। कब? जबकि वे धारा 16 का उल्लंघन करके कार्यवाहियों का प्रकाशन करते हैं। तो धारा 16 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि परिवाद की अंतर्वस्तुओं की जांच कार्यवाहियों उनका जो है प्रकाशन नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक उनको नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सदस्य है या पीठासीन अधिकारी है इसका उल्लंघन करता है और वह कार्यवाहियों का प्रकाशन कर देता है तो उसको जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आधार नहीं है। दूसरा है अगर उन्हें अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या जिनके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई जांच लंबित है तो यह भी एक आधार है और इस आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। तीसरा है कि उसे किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित है तो उन्हें किसी भी अपराध के लिए नहीं बल्कि उन्हें अगर अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है तो यह तीसरा जो ग्राउंड है यह उनको हटाए जाने का आधार नहीं है। इस आधार पर किसी कर्मचारी सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है। चौथा है कि उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध हो गया है। तो यह भी सही है। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन आंतरिक परिवार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंतरिक परिवार समिति का जो गठन है आपने देखा धारा 4 के अंतर्गत ही दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक जो है आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा। तो यहाँ पर यह समिति का गठन सरकार के द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि जो नियोजक है जो नियुक्त करने वाला है एम्प्लॉयर उसी के द्वारा ही गठित किया जाएगा। अब आंतरिक परिवार समिति की जब बात चल रही है तो इसका हम पूरी प्रावधान देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे और इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आप सबसे पहले धारा याद रखेंगे आंतरिक परिवार समिति, इसको शॉर्ट में आईसीसी कहा जाता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो यहाँ पर प्रत्येक नियोजक आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा, यह सही है। और इसमें निम्नलिखित सदस्य जो है होंगे और कौन कौन सदस्य होंगे तो एक पीठासीन अधिकारी होगी। पहली बात पीठासीन अधिकारी होगी जो महिला कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कर्मचारियों में से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या उनके पास समाज सुधार या के कार्य का या विधिक ज्ञान का अनुभव है। इसके बाद आता है गैर सरकारी संगठन अर्थात जो एनजीओज हैं, संगम है, संगठन है, उनमें से एक ऐसा सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है वह भी इसका सदस्य होगा। और इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों की कुल संख्या का आधा जो है वह महिलाएं होंगी। और यह नाम निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है तो नियोजक के द्वारा ही किया जाता है। तो आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और नाम निर्देशित सदस्य 3 साल तक अपना जो पद है वह धारण करते हैं।
लेकिन उनको उनके पद से हटाया जाता है। धारा 16 के उल्लंघन के आधार पर 16 के अंतर्गत क्या है, वह कार्यवाहियों का प्रकाशन कर देते हैं। किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है या उनके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई जांच अभी लंबित है, इसके अलावा उन्हें किसी का अनुशासनात्मक कार्यवाही में अगर दोषी पाया जाता है या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, उन्होंने अपनी हैसियत का, अपने पद का दुरुपयोग किया है और उसके कारण वो उनका पद पर बने रहना लोकहित के विपरीत हो गया है, विरुद्ध हो गया है, तो इन आधारों पर किसी आंतरिक परिवार समिति के सदस्य को या उसके पीठासीन अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? तो जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित किसको किया जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि समुचित सरकार जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर, तो जिला मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को या उप कलेक्टर को या अपर जिला मजिस्ट्रेट को, इन अधिकारियों को जो है जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। कौन? तो समुचित सरकार। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत स्थानीय समिति के गठन के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो स्थानीय समिति अर्थात लोकल कमेटी की बात हो रही है। और अगर आंतरिक समिति की बात की जाए तो आंतरिक समिति के बारे में प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन स्थानीय समिति या लोकल कमेटी की बात की जाए तो यह धारा 6 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक जो है जिलाधिकारी संबंधित जिले में जहां पर कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 है, तो आंतरिक परिवार समिति का अगर गठन नहीं किया गया है तो वहां पर इस प्रकार की एक समिति का गठन करेगा। तो कौन करेगा? तो प्रत्येक जिलाधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि स्थानीय समिति या लोकल कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी या उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जिलाधिकारी के द्वारा। जबकि आप आंतरिक परिवार समिति का गठन देखते हैं तो वह नियोजक के द्वारा। तो इन दोनों में है, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी के द्वारा ऐसे कार्यस्थल पर स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न अपने आप आपका उत्तर मिल जा रहा है कि स्थानीय समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिलाधिकारी के द्वारा। तो जहां पर कर्मकारों की संख्या 10 से कम है, अगर 10 से कम है तो उसी स्थान पर इस प्रकार की जो समिति है उसका गठन किया जाएगा। पहला विकल्प सही है, प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। तो जहां कर्मकारों की संख्या 10 से कम होने के कारण आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है, वहां जिला अधिकारी के द्वारा स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत परिवाद ग्रहण करने और उसे 7 दिन के भीतर स्थानीय समिति को भेजने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर देखेंगे कि जिलाधिकारी जो है क्या करेगा कि ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड या नगर पालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए 7 दिन के भीतर उससे संबंधित स्थानीय समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा, उसको नियुक्त करेगा। तो आप एक प्रश्न आपको उत्तर यहाँ मिल जाएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा ही नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा, किस लेवल पे किया जाएगा? तो ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में, ब्लॉक, तालुका, तहसील में, शहरी अगर क्षेत्र है तो वहां पर प्रत्येक वार्ड और नगर पालिका में, अर्थात इन सभी स्तर पर इस जो है इस प्रकार की नियुक्ति की जाती है धारा 6 के तहत। अगला प्रश्न है, स्थानीय समिति के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? अब इसमें जो है आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी यह सब प्रश्न सही होते हैं, अन्यथा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्थानीय समिति के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देखेंगे, सामाजिक कार्य क्षेत्र में विख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से ही एक जो है क्या होगी? अध्यक्ष होगी। यह कथन सही है। कम से कम एक नाम निर्देशित सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी समुदाय की महिला होगी। यह भी सदस्य सही है। तीसरा है कि जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो यही विकल्प जो है गलत है, क्योंकि इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि वह इसका पदेन सदस्य होगा। और अध्यक्ष तो आपने देखा ही कि सामाजिक कार्य क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से ही एक व्यक्ति, एक महिला जो है इसकी अध्यक्ष होगी। तो यह सामाजिक कल्याण या महिला बाल विकास का अधिकारी जो है इसका अध्यक्ष नहीं होगा। तो पदेन अध्यक्ष से तात्पर्य आप जानते हैं कि वह व्यक्ति पद पर होने मात्र से ही उसका सदस्य बन जाता है, उसको अलग से नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।
चौथा विकल्प देखेंगे कि स्थानीय समिति का अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तो इस प्रकार से यह भी सही है, बस तीसरा विकल्प ही सही नहीं है। तो स्थानीय समिति इसको भी देख लेंगे, धारा 7 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन-कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका गठन जो है जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। जिलाधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित करने वाले सदस्यों से ही इसका जो गठन है वह किया जाता है। तो एक अध्यक्ष जो कि सामाजिक कार्य क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध होती है, वही इसका अध्यक्ष बनती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऐसी जो कमेटी है वह बनाई जाती है। सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुक, तहसील, वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से वो एक सदस्य को नाम निर्देशित किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। 2 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध, और ऐसे एनजीओ में से नाम निर्देशित की जाएगी जो कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हों। इसके बाद आप देखते हैं कि कम से कम एक नाम निर्देशित के पास विधिक ज्ञान होना आवश्यक है, और कम से कम एक नाम निर्देशित सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी समुदाय की महिला होगी, जो कि उसमें सदस्य बनाई जाएगी। यहाँ पर सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी जो है इसका पदेन सदस्य होगा। स्थानीय समिति का जो अध्यक्ष है और इनके सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल होगा वह कितना होगा? तो 3 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा, जो कि डीएम के द्वारा या जिलाधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसी स्थानीय समिति के अध्यक्ष या सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो हटाने का जो ग्राउंड है उसको भी देखेंगे। जबकि वो धारा 16 का उल्लंघन करते हैं, तो 16 के तहत आप देख रहे हैं कि अगर कार्यवाहियों का प्रकाशन वो कर देते हैं, जो कि कार्यवाहियां गोपनीय हैं, उनको प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, उसका अगर वो प्रकाशन कर देते हैं तो इसके कारण उनको पद से हटा दिया जाएगा। यदि वह किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया जाता है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक शासनिक कार्यवाही लंबित है, उसने अपनी शक्ति का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध है, तो इन आधारों पर जो है यहाँ पर जो कमेटी है उस कमेटी के सदस्य को या अ, उसके अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष व सदस्य को हटाए जाने के संबंध में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? तो स्थानीय परिवाद समिति की बात की जा रही है। तो स्थानीय परिवाद समिति के बारे में प्रावधान जो है आपको धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो 7 के अंतर्गत ही जो खंड 3 है उसी में इसका जो है प्रावधान दिया गया है कि इसके अध्यक्ष और सदस्य को कैसे हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को फीस या भत्तों का संदाय करने के लिए धन का अनुदान किसके द्वारा किया जाएगा? तो धन का अनुदान किसके द्वारा किया जाएगा? यह प्रावधान जो है धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है संसद के द्वारा इस निमित्त विधि के द्वारा दिए गए सम्यक विनियोग के पश्चात इनको जो है फीस या भत्तों का संदाय के लिए जो धनराशि है वह दे सकती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही इसको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, ऐसा परिवाद उत्पीड़न की तारीख से 3 माह के भीतर और कई घटनाएं अगर घटित हुई हैं, तो वहां पर जो अंतिम घटना घटित हुई है उसके 3 महीने के भीतर ऐसा जो परिवाद है वह किया जा सकेगा। प्रावधान कहाँ है? तो धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। यह कथन सही है। दूसरा है कि ऐसा परिवाद लिखित रूप में आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय समिति को किया जाएगा। तो यह भी बिल्कुल सही है कि ऐसा जो परिवाद है वह किसे किया जाएगा? तो आंतरिक परिवार समिति को या स्थानीय समिति को। तीसरा है कि उपरोक्त परिवार समिति उक्त अवधि को 3 माह तक और जो है उसका विस्तार कर सकती है, उसको और आगे बढ़ा सकती है। यह भी सही है। परिवाद का मौखिक रूप से दिया जाना आवश्यक है। तो यही जो कथन है यह गलत है। परिवाद को लिखित रूप में भी दिया जा सकता है, मौखिक रूप से ही दिया जाए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे क्या होगा? लिखित रूप में देना होगा। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के सुलह के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला विकल्प देखेंगे कि पीड़ित महिला के अनुरोध पर आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय समिति के माध्यम से इसका सुलह किया जाएगा। आप सुलह के बारे में सबसे पहले आप धारा को याद रखें, धारा 10 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि पीड़ित महिला के अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के माध्यम से उसके और जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके बीच में मामले का समाधान करने का उपाय यहाँ पर किया जा सकता है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है व्यथित महिला के अनुरोध के बिना, तो अनुरोध के बिना तो यह सवाल ही नहीं होता है कि उसका सुलह हो जाए। तीसरा है जबकि ऐसा सुलह किया जाता है
उसके बाद भी आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा कोई जांच की जाएगी, यह भी गलत है, क्योंकि जब सुलह कर लिया गया उसके बाद जो भी जांच पड़ताल चल रही है, वह सारी जो जांचें हैं वह समाप्त हो जाती हैं, आगे वो उसको संचालित नहीं किया जाता है, धारा 10 के अंतर्गत भी बताया गया है। चौथा है कि ऐसा सुलह होने पर उसकी कॉपी पीड़ित महिला और अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि जब सुलह हो गया तो दोनों पक्षकारों को उस सुलहनामा की जो कॉपी है वह दी जाएगी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किए गए परिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कार्यवाही करने की शक्ति आंतरिक या स्थानीय समिति को होगी, यह सही है। दूसरा है कि ऐसी कार्यवाही करते समय आंतरिक या स्थानीय समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, यह भी सही है। तीसरा है कि अपराध के परिवाद की जांच 90 दिन के भीतर पूरी की जाएगी, अर्थात यहाँ पर सभी जो कथन है वह बिल्कुल सही है। और यह जो है प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि परिवाद की जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसे अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाए या 3 मास तक का उसको अवकाश दे दिया जाए, उसको छुट्टी दे दी जाए। तो यह प्रावधान जो है यह कहाँ दिया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है कि जांच लंबित रहने के दौरान कौन सी कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच पूरी होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा नियोजक को या जिलाधिकारी को जांच की रिपोर्ट किस धारा के तहत उपलब्ध कराई जाती है? तो जांच रिपोर्ट के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात धारा 13 के तहत इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की अपने निष्कर्षों की जो रिपोर्ट है वह नियोजक या जिलाधिकारी को जांच पूरा होने की तारीख से 10 दिन के भीतर, तो यहाँ पर आपको समय जो है महत्वपूर्ण है, 10 दिन के भीतर जो है इसी रिपोर्ट जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच पूरी होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा नियोजक को या जिलाधिकारी को जो यह रिपोर्ट जो दी जाएगी वह नियोजक को या जिलाधिकारी को, और जांच की रिपोर्ट कितने दिन के भीतर देनी होगी? तो आपने देखा 10 दिन के भीतर इसको देनी होगी। प्रावधान कहाँ है? धारा 13 में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का झूठा या विद्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो अगर कोई व्यक्ति मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद करता है और मिथ्या साक्ष्य देता है, तो उसके संदर्भ में जो प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, वह दिया गया है धारा 14 के अंतर्गत। और यहाँ पर दंड कितना दिया जाएगा? तो दंड जो है 50,000 रुपए दिया जाएगा। यह 50,000 रुपए दंड देने के संदर्भ में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है धारा 26 के अंतर्गत, और 26 में जो है जो सजा दी जाएगी उसको 50,000 रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी परिवाद की अंतर्वस्तुओं या पीड़ित महिला के नाम, पता, पहचान की जानकारी का प्रकाशन किसी भी रीति से नहीं किया जाएगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से जो पीड़ित महिला है उसके नाम का, उसका पता का आदि चीजों का प्रकाशन करता है, तो उसको जो है पनिशमेंट जो है दिया जाएगा। धारा 16 के तहत इसका प्रतिषेध किया गया है कि धारा 16 में यह बताया गया है कि इस प्रकार से किसी भी तरीके से उसका नाम, पता आदि को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन परिवाद की जांच या कार्यवाही लंबित रहने का कार्य संचालित करने का कार्य सौंपा गया है और वह उसका धारा 16 के तहत प्रकाशन कर देता है, तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से जो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जो है धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है कि परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों को प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए जो सख्ती ऐसी होगी जो कि विहित किया जाए, अर्थात इसका स्पष्ट जो है इसमें कहीं प्रावधान नहीं दिया गया है कि कितना हो, बल्कि यह बताया गया है कि जो कि विहित किया जाए प्राधिकारियों के द्वारा, तो वही उसको दिया जाएगा। और प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड दिए जाने की स्थिति में कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो यह अपील जो है 18 में, धारा 18 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, और ऐसी अपील जो है वह 90 दिन के भीतर की जाएगी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील से संबंधित है? तो अपील से संबंधित जो है धारा 18 है, क्योंकि अपील से संबंधित है तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा सीधे-सीधे सेक्शन पर। अगला प्रश्न है, नियोजक के कर्तव्यों को किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो अगर धारा पूछा जाए तो धारा 19 है, और अध्याय की बात अगर पूछी जाए तो अध्याय 6 है। तो नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जिला अधिकारी के कर्तव्य हैं? तो जिला अधिकारी के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं? तो धारा 20 के अंतर्गत बताए गए हैं। और नियोजक के कर्तव्यों के अंतर्गत अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं कि कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तैयार करना, और पनिशमेंट के बारे में जो अपराधी हैं उनके लिए जो है पनिशमेंट के संदर्भ में प्रावधान करना, और उसके जो जागरूकता फैलाने के लिए उस चीज़ों को जगह-जगह पर लगाना, प्रदर्शित करना। अगर कोई इस प्रकार से परिवाद किया जाता है तो उसको सहायता प्रदान करना पीड़िता को, ये सारे जो है उसके कर्तव्य हैं। इसी प्रकार से जिलाधिकारी के कर्तव्य आप देखते हैं धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि स्थानीय समिति के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसको उसको मॉनिटर करना, या ऐसे उपाय करना जो कि लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो। यहाँ पर दो ही जो है इसके कर्तव्य बताए गए हैं। तो आप देखेंगे, पहला है स्थानीय समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, और दूसरा है कि लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए एनजीओ को यहाँ पर लगाना। तो दोनों ही बातें जो है यह जिला अधिकारी के कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी? तो आंतरिक समिति या वार्षिक जो समिति है, यह रिपोर्ट अपनी किसको देंगी? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी जो रिपोर्ट है वह नियोजक को और जिला अधिकारी को, इन दोनों को ही उसको प्रस्तुत करेंगी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों से संबंधित डाटा कौन रखेगा? तो यह सभी डाटा किसके द्वारा रखा जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि समुचित सरकार के द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटर और डाटा रखा जाना, अर्थात समुचित सरकार के द्वारा ऐसा डाटा रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम का प्रचार और स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपाय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों के अंतर्गत जागरूकता आ सके और लोग जो है इसके जो अंतर्गत कार्य अपराध घोषित किए गए हैं उनको करने से बचें। यह जो है धारा 24 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार के द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय करना। तो यह जो कार्य है वह समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा, और धारा जो है 24 है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के लिए किस धारा के तहत नियोजक को दंड दिया जाएगा? तो अगर इस अधिनियम के जो उपबंध हैं उनका पालन नहीं किया जाता है तो धारा 26 जो है इसके बारे में पनिशमेंट की प्रावधान करती है। अब पनिशमेंट जो है यहाँ पर कौन सा दिया जाएगा? तो 50,000 रुपए। कुछ यहाँ पर जैसे धारा 4 के अंतर्गत अगर वह समिति का गठन नहीं करता है, आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, तो 50,000 रुपए तक का। इसी प्रकार से धारा 13, 14 और धारा 22 को देखेंगे तो धारा 13 में जो है जांच रिपोर्ट है, और धारा 14 के अंतर्गत आप देखेंगे तो मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान है। इस प्रकार से अगर जो है अ, कार्य किया जाता है तो उसके लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना की सजा है, और अगर वही अपराध फिर से किया जाता है तो वहां पर जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड है उसका दोगुना दंड दिया जाएगा। यह धारा 26 के अंतर्गत प्रावधान है। अगला प्रश्न है, जब कोई नियोजक धारा 4 के अधीन आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं करता है या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध की विद्वेष पूर्वक परिवाद करता है या मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो आपने धारा 26 के खंड 1 के अंतर्गत देखा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान किस धारा के तहत लेता है? तो अपराध के संज्ञान के संदर्भ में प्रावधान धारा 27 के अंतर्गत लेता है, और ऐसा संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा? तो पीड़ित महिला या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत करने पर ही लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो यह ध्यान रखना है कि पीड़ित महिला, आंतरिक
या स्थानीय समिति की शिकायत पर ही लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। अगला प्रश्न है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान किसके परिवाद पर लेगा? तो आपने देखा धारा 27 के अंतर्गत जैसा प्रावधान किया गया है संज्ञान के बारे में, यहाँ पर बताया गया है कि पीड़ित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परिवाद पर, अर्थात उपरोक्त दोनों में से किसी के भी परिवाद पर लेगा। इसके अलावा अगर तीसरे व्यक्ति के द्वारा परिवाद किया जाता है तो वह परिवाद नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान करने के लिए कौन सक्षम है? कौन सा न्यायालय या कौन सा मजिस्ट्रेट जो है इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका संज्ञान कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यही दूसरा विकल्प ही सही होगा। अब महानगर मजिस्ट्रेट चूंकि अब वर्तमान में आप देखेंगे तो सीआरपीसी या में इसका उल्लेख है, लेकिन बीएनएसएस के अंतर्गत इस पद को समाप्त कर दिया गया है। तो आगे आने वाले समय में आपको प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध किस प्रकृति का होगा? तो अर्थात वह कैसा होगा? तो इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो धारा 27 का तीसरा खंड आप देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। असंज्ञेय होगा अर्थात यहाँ पर वारंट के बिना पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में? तो यह प्रावधान जो है धारा 28 के अंतर्गत किया गया है कि इस अधिनियम के जो उपबंध हैं, यह अन्य विधियों जो अन्य पहले से ही विद्यमान हैं उनके अतिरिक्त होंगे, उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, उनको ऊपर जो है अपना दबाव नहीं डालेंगे। धारा 28 के अंतर्गत यह प्रावधान है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? अब यहाँ पर देखेंगे अगर धारा 29 की बात करेंगे तो प्रश्न आपसे दो रूप में पूछा जा सकता है। एक तो इस रूप में कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? तो वह होगी केंद्र सरकार को। लेकिन अगर यह पूछा जाता है कि धारा 29 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, तो धारा 29 के अंतर्गत देखिए दो प्रकार के जो है प्रावधान है। यहाँ पर केंद्र सरकार को भी और राज्य को भी, इन दोनों को ही नियम बनाने की शक्ति है। इसीलिए समुचित सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समुचित सरकार से तात्पर्य यह है कि जिन विषयों पर यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रभाव है उसके विषय में केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और जिनके बारे में राज्य का अधिकारिता है उसके संबंध में राज्य सरकारें नियम बनाएंगी। तो आप धारा 29 को देखेंगे तो ज्यादातर खंड 1 और खंड 2 को देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर जो विषय हैं, खंड 3 भी, तो उस पर जो है नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास में है। लेकिन खंड 4 को देखेंगे तो वहां पर कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके पास होगी? तो अगर इस प्रकार से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने की शक्ति यहाँ पर केंद्रीय सरकार को होती है। प्रावधान जो है धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को 30 धाराएं थी उनको जो है सॉल्व किया, और कुछ 48 प्रश्न जो है आपको हमने दिए हैं, और इसके माध्यम से पूरे इस अधिनियम को समाप्त किए हैं। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, और ताकि इस प्रकार की और जो वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएं तो उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे, और कुछ विशेष वीडियो जो हम अपने केवल मेंबर्स के लिए बनाते हैं वो तो उसको भी आपको आसानी से उसकी पहुंच हो सके। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।